एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स का सिलसिला जारी है और आज हम आपसे WGL और GCIL की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स की हाइलाइट्स शेयर करेंगे, सो स्टे ट्यून। अगर इस हफ्ते की मार्केट का जायजा लिया जाए तो हफ्ते का आगाज बैलेंस्ड हुआ और हमने देखा एक दफ़ा फिर इंडेक्स ने 1,63,800 को टच किया और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और एक मौके पे फ्राइडे को मार्केट 1,61,800 से भी नीचे आके ट्रेड हुई। सो एट द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो इस पूरे हफ्ते हमने बुल्स और बेयर्स की टसल जारी देखी है एंड एट द एंड ऑफ द वीक बुल्स ने एक छोटी सी विक्ट्री हासिल की जब इंडेक्स 168 पॉइंट्स प्लस या 0.1% के इजाफे के साथ 1,62,103 पे क्लोज हुआ। इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पे भी नजर डाल लेते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा पायनियर सीमेंट की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 21.6% था। के इलेक्ट्रिक की स्टॉक प्राइस में 11.5% का इजाफा हुआ। PTC वॉज अप 7.3%, तारिक ग्लास 6.6% और महमूद टेक्सटाइल की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 6.3% का इजाफा हुआ। इस हफ्ते के टॉप लूजर्स पर नजर डाली जाए तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी TPL रीट फंड 1 की स्टॉक प्राइस में हुई विच वॉज डाउन 9.9%, बन्नू वुलन वॉज डाउन 8.3%, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स वॉज डाउन 7.8%, फैसल बैंक की स्टॉक प्राइस में 6.3% की कमी हुई और पाकिस्तान सर्विसेज की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 6% की कमी हुई। सो इस हफ्ते की बिग स्टोरीज क्या थी? लेट्स फाइंड आउट। ना इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर थी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का शरिया कंप्लाइंट होना और ये नोटिस पिछले फ्राइडे को लेट जब मार्केट बंद हो गई थी उसके बाद आया। कुछ नई कंपनीज ऐड हो रही हैं KMI 30 में, उसमें फौजी फर्टिलाइजर कंपनी भी शामिल है और यही वजह थी कि जब मार्केट खुली मंडे को तो उसमें काफ़ी तेज़ी नजर आई FFC के स्टॉक में और उसने पूरी मार्केट को लिफ्ट किया। अच्छा, इसके अलावा इस हफ्ते ECC की मीटिंग भी थी जहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर जो है उसकी अप्रूवल दी गई। एक पार्टनरशिप स्ट्रक्चर है एक ऑफशोर ब्लॉक का, ब्लॉक C, और इसमें टर्किश पेट्रोलियम ओवरसीज़ कंपनी शामिल है, उसके 25% स्टेक है, PPL का 35% स्टेक है और OGDC और मारी एनर्जीज़ के 20% शेयर्स हैं इसमें स्टेक है। नाउ इस खबर ने ऑफ कोर्स OGDC, PPL, मारी में तेज़ी दिखाई और चूँकि ये इंडेक्स हेवी वेट स्टॉक्स हैं तो उसके वजह से भी इंडेक्स ऊपर की तरफ गया। अच्छा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज़ हुआ है इस हफ्ते, उस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट के नंबर्स आए हैं और हमने देखा कि करंट अकाउंट अक्टूबर 2025 में 112 मिलियन का डेफिसिट शो किया है और अगर आपको याद हो कि पिछले महीने सरप्लस था $83 मिलियन का और इस तरीके से इस माली साल के पहले 4 माह में करंट अकाउंट डेफिसिट $733 मिलियन तक पहुंच गया है। नाउ ये नंबर्स अगर देखें शहबाज तो अभी $112 मिलियन का डेफिसिट है, ये आई थिंक रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे लास्ट जो मंथ हमने देखा था जो एक सरप्लस था $110 मिलियन का, थोड़ा नंबर रिवाइज हुआ, वो $83 मिलियन हो गया। अगर आप इस महीने का नंबर देखें, डेफिसिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई थिंक हमारा भी इनिशियल नंबर्स थे कि तकरीबन 200 से 250 मिलियन का डेफिसिट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स हैं वहाँ अगर आप देखें ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 3 बिलियन प्लस का आ रहा है, वेयरएज जो स्टेट बैंक के नंबर्स हैं अराउंड 2.3-2.4 बिलियन हैं। सो उसको देखते हुए और अगर हम देखा था कि रेमिटेंसेस 20 महीने ज़्यादा थे तो उसकी वजह से आपके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद डेफिसिट आएगा। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंटली इस हफ्ते स्टेट बैंक ने एक क्लैरिफिकेशन दे दी है कि जो स्टेट बैंक के नंबर्स होते हैं वर्सेस जो PBS के नंबर्स होते हैं उसमें फ़र्क क्यों आता है। सो जो रियल कंपैरिजन होता है कि अगर हमने पहले भी जिक्र करा था कि जो आपके PBS के नंबर है उसमें फ्रेट शामिल होता है और उसमें रिबेट शामिल होता है, तो अगर उसको आप एक्सक्लूड कर दें तो डिफरेंस कोई रहता नहीं है। सो ये नॉर्मली जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये नंबर ज़्यादा आ रहा है और ये कम आ रहा है, तो आई थिंक नॉर्मली ये है कि आपको ये नंबर एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करें और ये नंबर आप आफ्टर फ्रेट देखें। सो सबसे इंपॉर्टेंट देखें बात यह है कि जो अभी आप 4 महीने के नंबर तकरीबन $733 मिलियन का डेफिसिट आया, अगर आप एवरेज नंबर देखें तकरीबन $185 मिलियन का डेफिसिट है ऑन अ मंथली बेसिस। सो जो स्टेट बैंक का जो नंबर है पूरे साल का $4 बिलियन का, सो इसका ये मतलब है कि अगले जो 8 महीने अगर आपका डेफिसिट तकरीबन हर महीने $4 मिलियन आता है तो फिर जाके नंबर अचीव होगा। सो आई थिंक जहाँ तक हम $4 मिलियन आता है हर महीने, $400 मिलियन आता है तो फिर जाके $4 बिलियन का डेफिसिट आपका अचीव होगा। सो हम पहले भी कह चुके हैं कि लास्ट ईयर सरप्लस था तो इस साल एक डेफिसिट रहेगा, बट जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था, एक पैनिक क्रिएट हो रहा था कि ये इतने नंबर्स आपके बढ़ एक्सटर्नल अकाउंट्स के, उसकी वजह से बूम में बस साइकिल हो जाएगी। बट आई थिंक ऐसा नहीं है, अभी भी नंबर्स बहुत अंडर कंट्रोल हैं और स्टेट बैंक की जो प्रोजेक्शंस हैं वो आई थिंक हम पूरे साल मीट कर पाएंगे। और हम देख भी रहे हैं शहबाज के जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था ये कि ठीक है इंपोर्ट हमारी ऑफ कोर्स वी नो के ऑयल की काफ़ी होती है एंड ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं
अभी हम जिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं मैं देखा था अबाउट $62 $62.5 पे ब्रेंट आ गया है। WTI जो है वो अराउंड $58 है। तो अगले साल की प्रोजेक्शंस भी यही हैं कि ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में हमको थोड़ी सी कमी नजर आएगी, तो वहाँ से आई थिंक थोड़ा हमें क्वेश्चन मिलेगा। देखिए मेजर सपोर्ट डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस रहेगा, ऑल्दो हम वॉल्यूम्स अगर ज़्यादा भी इंपोर्ट करते हैं, बट ऑयल प्राइस अगर नीचे हैं तो बी अ गुड सपोर्ट फॉर द एक्सटर्नल शॉक अगर आगे जाके जो लोग बात कर रहे हैं। बट स्पेशली अगर आप देखें लास्ट कुछ सालों में हम देखें जो आपके रेमिटेंसेज हैं वो भी एक बड़ा क्वेश्चन आपको उसमें दिया। अगर आप देखें रेमिटेंसेज 2017 में देखें और आई थिंक 21-22 में देखें तो उस वक्त से अभी तक रेमिटेंस में जो डिफरेंस, जो पॉजिटिव डिफरेंस है तकरीबन वो $8 बिलियन का है, तो विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी डेफिसिट का नंबर भी आ रहा है मगर आप रिजर्व्स आपके देखें, एफएक्स रिजर्व जो आप देखें जब से डेफिसिट आना शुरू हुआ है आपके रिजर्व्स बढ़ गए हैं। सो येस यू नो, और स्टेट बैंक ही बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि येस आपके रिजर्व्स हमें पता है कि क्या इनफ्लोज हैं क्या आउटफ्लोज हैं, तो आई थिंक कुछ पैनिक इस पर नहीं होगा कोई। और स्पेशली अगर आप एक और एंगल भी देखें जो आपकी रुपी का फैक्टर है, अगर कोई ब्लीडिंग रुपी में हो रही होती है, एफएक्स रिजर्व ब्लीड हो रहे होते तो अगर प्रेशर भी आता पीकेआर में, हमने देखा कि पीकेआर यूएसडी जो पैरिटी है इस साल एफआई बेसिस में वो अप्रिशिएट ही हुआ है। राइट ओके जी। इसके अलावा अगर देखें तो आईटी एक्सपोर्ट्स के भी नंबर्स जारी हुए इस हफ्ते। अक्टूबर 2025 में आईटी एक्सपोर्ट्स $386 मिलियन रही, विच इज़ अप 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 5% मंथ ऑन मंथ हमने इसमें अपसाइड देखी है। इस तरह से इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट 4 मंथ्स में आईटी एक्सपोर्ट्स $1.4 बिलियन से पहुंच गई, विच इज़ अप 20% ईयर ऑन ईयर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आईटी एक्सपोर्ट्स यहाँ से और बढ़ती हैं तो ऑफ कोर्स जो भी हम सारी बात करें करंट अकाउंट की और ये तो थोड़ी सपोर्ट यहाँ से भी आएगी। देखिए इस महीने का नंबर हाईएस्ट एवर नंबर है। अगर आप लास्ट 4 मंथ्स देखें तो नंबर जो एवरेज है इट्स अबव $350 मिलियन और पूरे 4 महीने की जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं आईटी एक्सपोर्ट्स के तकरीबन $1.4 बिलियन हैं। अगर इसी तरह सिलसिला रहा जो हमें लगता है कि रह सकता है तो पूरे साल की जो आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं दैट विल क्लोज अराउंड $4.2 बिलियन फॉर FY26। राइट अच्छा जी। इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग LSM के नंबर्स भी आए हैं इस हफ्ते और हमने देखा कि सितंबर 2025 में हमको 2.7% ईयर ऑन ईयर का इजाफा नज़र आया है और इस तरह से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर LSM इज़ अप 4% और अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है सिंस द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 FY23। तो ये एक अच्छा नंबर आ रहा है और हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है पिक कर रही हैं चीज़ें, मोमेंटम बन रहा है। देखिए अगर आप देखो तो लास्ट 6 मंथ्स जो आपका LSM का नंबर है वो पॉजिटिव आ रहा है और ये जो नंबर आपका 2.7% का आया है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज अबव एवरेज नंबर फॉर द लास्ट सितंबर का नंबर आया है। देखिए अगर आप कुछ इसमें एनालाइज करें कुछ सेक्टर्स हैं वो इस पोजीशन को डोमिनेट कर रहे हैं। अगर जो पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देखें विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली, सीमेंट देखें या कंस्ट्रक्शन देखें या फूड सेक्टर देखें, सो येस दे आर हेविली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव LSM। बट कुछ चीज़ें हैं फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट फार्मास्यूटिकल सेक्टर या आपके स्टील सेक्टर अभी भी सफ़र कर रहे हैं। सो कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ आई थिंक नेगेटिव है, बट ओवरऑल बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट हम ये देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है इन द LSM ओवरऑल। इस हफ्ते फर्टिलाइजर ऑफटेक के भी नंबर्स आए हैं तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। यूरिया ऑफटेक की बात की जाए तो अक्टूबर 2025 में 350,000 टन्स की ऑफटेक हमको नज़र आई है, विच इज़ डाउन 18% मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 2% का डिक्लाइन है। इसके अलावा DAP की ऑफटेक की अगर बात की जाए तो वो अक्टूबर में 219,000 टन्स रही, विच इज़ अप 125% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एंड डाउन 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इन नंबर्स में अपने गेस्ट से तफसील से बात करेंगे। लेकिन शहबाज से मैं पूछना चाहूँगा कि जो इस हफ्ते WGL, GCIL और पूरी गनी ग्रुप की जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स हुई हैं उसमें क्या ख़ास बात सामने आई? बिकॉज हमने देखा कि WGL इन तीनों स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी हमको नज़र आई। स्पेशली अगर हम बात करें गनी केमिकल वर्ल्ड जो आई थिंक एक दिन पहले ब्रीफिंग हुई थी उसमें जो उन्होंने कैटेगरी जो एक की हाईलाइट ऑफ द ब्रीफिंग ये था कि उनका प्लांट कब ऑनलाइन आ रहा है। सो फिलहाल प्लांट अभी ऑनलाइन नहीं आया है। प्लांट उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि बाय सेकेंड हाफ FY26 में लाइक फ्रॉम जैन ऑनवर्ड्स वो प्लांट ऑनलाइन आ जाएगा। बिकॉज इनिशियली कुछ लोग इन्वेस्टर्स के सवाल थे कि उनकी बिकॉज कुछ महीनों पहले कंपनी ने खुद अपनी प्रोजेक्शंस शेयर करी थी कि साल के एंड में उनकी क्या अर्निंग्स होंगी और क्या सेल्स होंगी। तो उनकी इनिशियल जो प्रोजेक्शंस थी फ्रॉम गनी केमिकल वर्ल्ड की तकरीबन वो 6.6 बिलियन की सेल्स करेंगे और उसमें जो नेट मार्जिन होगा वो तकरीबन 11% का होगा और अर्निंग ₹2.5 की आएगी। सो येस कैटेगोरिकली कंपनी ने मेंशन करा है कि अगर हम इसका 6 महीने का नंबर लें
सो ये सेल तकरीबन 3-3.25 अरब की होगी, मगर इनिशियली जो प्लांट है उसमें कुछ टीथिंग इश्यूज आ सकते हैं, इनिशियल इश्यूज। तो जो मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 से 11% का, वो तकरीबन अंडर 10% होगा। बट येस, एक चीज़ अच्छी है कि मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि जो इनका जो मेन प्रोडक्ट है कंपनी के, कैल्शियम कार्बाइड, दे कैन ईजिली सेल इन द मार्केट। बिकॉज क्यों बेच सकते हैं? बिकॉज ये प्रोडक्ट सिर्फ फिलहाल इम्पोर्ट होता है और तकरीबन 10 से 15,000 टन सालाना इंपोर्ट होता है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि यही कंपनी, यही ग्रुप फॉर द लास्ट 15 ईयर्स ये प्रोडक्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दे एग्जैक्टली नो कि इसकी मार्केट कैसी है और इसको किस तरह इसको बेचना है। सो यस, इसका प्लान ऑनलाइन आएगा इन सेकेंड हाफ 26, और जहाँ एक अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी कंपनी की तरफ। ओके, तो अब नाउ मूविंग ऑन टू GCIL, डबल जी और GCIL की जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग थी उसकी क्या हाइलाइट्स हैं? देखिए, इनिशियली अगर आप देखूँ इसका, आप लास्ट ईयर का रिजल्ट देखें, वो बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट था। उसकी सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, अगर मैं देखूँ 4 रुपये की अर्निंग कंपनी ने करी थी। आपकी जो सेल्स ग्रोथ थी 37% थी और मार्जिन भी तकरीबन एवरेज 46% के थे। सो येस, मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा है कि येस, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ जहाँ तक वॉल्यूमेट्रिक सेल्स है, बट अ डिसेंट डबल डिजिट ग्रोथ हम देख सकते हैं इन FY 26-2। और जहाँ तक मार्जिन्स की बात है, दे एक्सपेक्ट द मार्जिन्स टू मेंटेन दोज मार्जिन्स। आई थिंक एक और जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो डिस्कशन पॉइंट रहा था कि बिकॉज आई थिंक कुछ दिन अर्ली इन द वीक एक इन्फॉर्मेशन आई थी, मटीरियल इन्फॉर्मेशन के GCIL और मारी एक JV कर रहा है। अच्छा, वो JV है क्या कि वो बेसिकली एक जो आपके गैसेस जो एग्जॉस्ट या थ्रू वेंट में ज़ाया हो रहे होते हैं, उसको वो कन्वर्ट करेगी इनटू LPG, सचल गैस प्रोसेसिंग, उसको कन्वर्ट करेगी इनटू LNG, सॉरी, राइट, LNG एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला सवाल होता है कि इसमें मारी की क्या कंट्रीब्यूशन होगी और GCIL की कंट्रीब्यूशन होगी। आई थिंक उन्होंने मेंशन भी कर दिया था अपने जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन का नोट आया था कि इसमें 49% स्टेक होगा GCIL का और 51% स्टेक होगा मारी का। और उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया था कि 17 अरब की सेल्स हो सकती हैं फॉर एनुअल बेसिस। मगर आई थिंक इन्होंने कॉर्पोरेट व्यू में ये बताया कि 17 अरब की सेल्स तो हो जाएंगी, उसमें क्या नेट मार्जिन क्या होगा। सो दे वर नॉट। उससे पहले मैं ये जानना चाहेंगे ना कि ये प्रोजेक्ट कब ऑनलाइन आएगा? देखिए, इनकी जो है दे सेट के बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 26, सो वी कैन एक्सपेक्ट के दिसंबर 2026 में ये प्लान ऑनलाइन आ सकता है। ऑन अ सेफर साइड अगर आप उसको 6 महीने आगे ले लें, सो बाय बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर 27 वी कैन एक्सपेक्ट दिस प्लान्स टू कम ऑनलाइन। ठीक है। तो दूसरी बात, जो स्टेक की आप बात कर रहे थे जी, देखिए अगर आप देखें इसमें सेल्स उन्होंने मेंशन कर दी हैं, 17 अरब की सेल्स हैं, बट मार्जिन कितना होगा? अगर आप मार्जिन देखें इनकी, दे वर वेरी नॉट वेरी लिटिल खुल के नहीं बता रहे थे, किस तरह समझें कि दे वर सेइंग कि मार्जिन अराउंड 10 से 11% होंगे। चलो हम अज्यूम कर लेते हैं इसमें मार्जिन 10% भी होते हैं, सो तकरीबन 1.7 बिलियन की नेट प्रॉफिट आएगा। So I think it could be a material for GCIL because की contribution total revenue और total profit में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, but whereas when it comes to मारी, जो मारी तकरीबन 55 रुपये की अर्निंग कमाता है, तो उसमें contribution इतना significant नहीं होगा। So ये this was a positive thing जो उन्होंने यहाँ highlight करी overall। अब मगर सेकंड एक सवाल आता है कि इसमें जो टोटल कैपेक्स है वो तकरीबन 14 अरब का है, वो किस तरह फाइनेंस करेंगे? तो दे इवन मेंशन कि इसमें मारी विल बी द डेट पार्टनर, वेराज जो GCIL होगा वो इक्विटी पार्टनर होगा, बट 75% जो क्रेडिट होगा वो सप्लायर्स क्रेडिट होगा। और उसकी पेमेंट क्या होगी कि आफ्टर COD, आफ्टर कमीशनिंग, वो 2 से 2.5 साल स्टैगर्ड बेसिस में वो पेमेंट्स करेंगे। तो हमें ये समझ सकते हैं कि येस, इनिशियली जो लोअर क्वेश्चन था कि शायद GCIL राइट शेयर इशू करेगा, उसमें कुछ इक्विटी कंट्रीब्यूशन है, तो इनिशियली सिर्फ थोड़ी सी इक्विटी कंट्रीब्यूशन होगी GCIL की, मगर मेजर कंट्रीब्यूशन सप्लाई के साइड से आएगी। और अच्छी ये बात है कि पोस्ट कमीशनिंग जब सेल्स शुरू हो जाएंगी उसके बाद इनको सप्लायर्स को पैसे वापस करने होंगे। अच्छा, और जो एग्जिस्टिंग इनका बिजनेस है उस पर क्या बात हुई? यहाँ पे कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, येस, दे वो वेरी ऑप्टिमिस्टिक के जो उनके जो स्पेशली, देखिए इसमें जो मेजर सवाल होता है कि अगर आप कंपेयर करें इनका जो कंपेरेटर है पार्क ऑक्सी, उसके मार्जिन थोड़े से कम है, इनके मार्जिन ज़्यादा है। तो येस, दे वो वेरी आप समझेंगे काफ़ी रोबस्ट लग रहे थे कि जो मार्जिन हैं दे विल बी एबल टू मेंटेन द मार्जिन। बिकॉज अगर आप देखें लास्ट कुछ क्वार्टर्स में इनके मार्जिन काफ़ी वॉलेटाइल रहे, हमने कहीं देखा 60% भी रहे, कहीं 45% भी रहे, बट अगर आप एवरेज मार्जिन देखें 45% है। सो अगर आप मार्जिन 45% अज्यूम कर लें, और मैं इस तरह कहूँगा अगर आप सेल्स भी 10% की सेल्स ग्रोथ अज्यूम करें, और स्पेसिफिकली इनका जो हतार वाला प्लांट है विच इज़ 30% मोर एनर्जी एफिशिएंट,
तो अगर आप देखें लास्ट ईयर जो सेल्स या आपकी नेट प्रॉफिट 4 रुपये का था, इस साल वी कैन एक्सपेक्ट कि कंपनी तकरीबन 5 रुपये अर्निंग कर सकती है। अच्छा शहबाज, अब नेक्स्ट लोग ये पूछते हैं कि WGL जो कि होल्डिंग कंपनी है उसकी वैल्यूएशन कितनी और बढ़ सकती है वंस ये नया प्रोजेक्ट ऑनलाइन आता है, और जो बाकी बिजनेसेस हैं GC जो केमिकल वर्ल्ड है, फिर इनका GGL भी है, तो WGL की बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए गनी जो ग्लोबल होल्डिंग है एज ए होल्डिंग कंपनी, इसकी जो सारी सब्सिडरीज है, गनी केमिकल वर्ल्ड, गनी गैसेज एंड गनी GCIL, तकरीबन 50-55% ये ओन करते हैं ग्रुप। तो अगर आप देखें, लेकिन एज ए स्टेट इस तरह देखें कि अगर आप मार्केट प्राइस देख लें इन कंपनीज़ की और इसको स्टेक एडजस्ट कर दें, सो ऐसा लगता है फ़िलहाल कि एक डिसेंट डिस्काउंट में जो गनी ग्लोबल होल्डिंग है वो आपको मिल रहा है। बिकॉज देखिए अगर आप इस तरह भी देख लें कि अगर जो इसकी अर्निंग्स कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम बोथ गनी केमिकल वर्ल्ड एंड गनी ग्लासेस एंड गनी केमिकल, सो लगता है कि जो बाकी अगर आप अज्यूम ये करते हैं कि फ़िलहाल जो स्टॉक्स हैं जो उनकी सब्सिडीज़ हैं वो फेली वैल्यूड हैं, और मगर अगर हम इस तरह देखें जो गनी ग्लोबल होल्डिंग है एट करंट मार्केट प्राइस, हमें लगता है कि इसमें डिसेंट अपसाइड से मौजूद है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपने गेस्ट वकास गनी से बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL, और अब हम चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं वकास गनी जो हेड ऑफ रिसर्च हैं एट GS ग्लोबल कैपिटल। वकास, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा वकास, अभी हम फर्टिलाइज़र के नंबर्स देख रहे थे और हमने देखा है कि यूरिया की सेल्स अगर देखा जाए थोड़ा सा उसमें ड्रॉप है मंथ ऑन मंथ, बट डैप की सेल्स में इजाफा नज़र आ रहा है। नाउ ये लास्ट क्वार्टर चल रहा है और लास्ट क्वार्टर में हमको पता है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हैं और फिर ज़ाहिर है कि अर्निंग से भी इम्पैक्ट होता है जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं। तो ये नंबर्स देख के आपका क्या एनालिसिस है कि गोइंग फॉरवर्ड नवंबर और दिसंबर में अच्छे नंबर्स हम देखेंगे यूरिया के? जी हाँ, यही ट्रेंड हमेशा हमने देखा है कि रहता है कि आखिरी क्वार्टर के अंदर सेल्स बढ़ती हैं। नवंबर दिसंबर ख़ास तौर पर उसमें सेल्स बढ़ती हैं, सीज़न आता है उसमें, और फॉस्फेट बेस्ड जो हमारा प्रोडक्ट है DAP, उसकी भी सेल्स बढ़ती हैं। थोड़ा सा इन्वेंट्री लेवल्स अगर हम देखें तो थोड़े से परेशान कुन नज़र आते हैं। 1.4 मिलियन टन की इन्वेंट्री है, बट इसमें भी हमारा ख्याल है अगर FFC का एक प्लांट जो कि टर्न अराउंड पे जा रहा है रिपोर्टेडली फ्रॉम दिसंबर टू जैन, तो उसमें उस वजह से भी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम होगी, तो 2 लाख के करीब कुछ बचत हो जाएगी। तो हमारा ख्याल है विद द ऑफ टेक ट्रेंड जो कि बढ़ता हुआ सा है, और फिर यहाँ से अगर जो प्रोडक्शन थोड़ी कम होगी तो इन्वेंट्री लेवल्स थोड़े से नॉर्मलाइज होंगे। 1.4 से कम होके 1.1 मिलियन टन के करीब ये नंबर भी जा सकता है। फिर अगर एक्सपोर्ट अलाउंस हो जाती है जिसकी काफ़ी बात चल रही है, दैट विल ऑल्सो हेल्प गेट टू वेरी रीजनेबल इन्वेंट्री लेवल। ओके, और DAP के नंबर्स आप समझते हैं कि जो हमने अक्टूबर में एक इंक्रीज़ देखा है, इसका क्या ट्रेंड रहेगा? DAP अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो उसके मुकाबले में तो बहुत कम हुआ है ये प्रोडक्ट का यूजेज। पाकिस्तान में 2 मिलियन टन्स का ये नंबर होता था 2019-20 के करीब, जब हम अगर माजी में देखें, और अब ये 1 मिलियन को तो क्रॉस कर जाएगा हमारे ख्याल है। अभी 7-7.5 लाख अब तक हुआ है सेल। हमारे ख्याल है कि आगे जाते हुए बाय द ईयर एंड इट विल बी अराउंड 1.25 मिलियन टन्स। सो येस, नेचुरली इसके सेल्स तो होंगी नवंबर और दिसंबर में, बट बिकॉज प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, और फिर कुछ ट्रेंड्स भी जो हैं यूजेज के शिफ्ट हुए हैं और ऑल्टरनेटिव्स भी यूज़ करने लगे हैं फार्मर्स फॉर टू कवर फॉर PO2, तो उसकी वजह से कुछ ट्रेंड में कमी तो आई है, बट 1.2 to 1.3 मिलियन टन्स हम देख लेंगे सेल्स। देखिए डेफिनेटली अगर आप मुझे वकास से मेंशन करा कि इन्वेंट्री लेवल तो बहुत ज़्यादा है, 1.1 मिलियन टन आई थिंक दिसंबर के बाद भी रहेगा। आई थिंक जो एक मार्केट में बात है कि एक्सपोर्ट अलाउ हो जाएगी बाय जैन या फेब, अगर एक्सपोर्ट अलाउ हो जाती है तो आप ख्याल से क्या प्राइसिंग इनको मिल सकती है और कौन कौन सी एक्सपोर्ट की मार्केट हो सकती है, या पोटेंशियली फर्टिलाइज़र आपका यूरिया एक्सपोर्ट हो पाएगा? अच्छा, अगर हम माजी में भी देखें जब एक्सपोर्ट्स अलाउ हुई थी
तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है कोटा बेस पे अलाउ कर रही होती है कि जो कंपनीज़ के जिस तरह का ऑफ टेक है उसके हिसाब से उनको शेयर मिलता है। किस मार्केट्स में कर रही होगी दैट विल हैव टू सी कि किन मार्केट्स पे किन प्राइसेस पे कर रही होगी। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को कोई ख़ास उसमें मार्जिन बच भी रहा होगा कि नहीं, या कोई फ़िक्स प्राइस के ऊपर सिर्फ अलाउंस मिलेगी कि इन्वेंट्री क्लियर अप हो जाए और कंपनीज़ के लिए कोई मार्जिन एक्रेटिव डिसीजन नहीं होगा ये, बट उनकी सेल्स हो जाएंगी कुछ। अच्छा वकास, हमने देखा है कि इस हफ्ते एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और एफएफसी जो है वो शरिया कंप्लाइंट हो गया है और KMI 30 में शामिल हो रहा है। इसके वजह से हमने देखा कि प्राइस में भी स्टॉक प्राइस भी रैली इसने की है। अब आप क्या समझते हैं कि ये प्राइस अगर वैल्यूएशंस देखें तो कितनी अट्रैक्टिव है करंट प्राइस पे, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड आप? देखिए एफएफसी में काफ़ी रैली आई है और सारी रैली जो थी वो इसी बिना पर थी कि ये शरिया कंप्लाइंट होने जा रहा है। हमने माजी में देखा बहुत से फ़ंड्स ने भी जो है अपने इस्लामिक फ़ंड्स में जो नहीं ले पाते थे उन्होंने लिया। इस पूरे साल के अंदर हमने एफएफसी के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट देखा कंपेयर टू अदर फर्टिलाइज़र कंपनीज़, ख़ास तौर पर ईफर्ट के मुकाबले में हमने देखा कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट रहा और उसकी प्राइस में काफ़ी रैली हमने देखी है। अब ये जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है उधर से हमारा ख्याल है कि शायद एक टैक्टिकल मूव बनती है मे बी टू ट्रिम दिस, और वी मे नॉट सी दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमने देखा है इन द लास्ट 9 मंथ्स। तो इन लेवल्स के ऊपर अगर हम अपना एस्टिमेट शेयर करें, हम 72 रुपये की कंसोलिडेटेड अर्निंग्स अगर देखते हैं तो उस हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ से लिमिटेड 72 रुपीज़ की अर्निंग्स आप इस साल की या नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर की जो अर्निंग्स है हमारी कंसोलिडेटेड उसके साथ, और फिर अगर इसमें डिविडेंड यील्ड अगर हम देखें वो भी 8% है नेक्स्ट ईयर के नंबर्स पे वो भी। तो सो दैट रियली शोज़ कि उस तरह का शायद इंटरेस्ट नहीं अब आ रहा होगा और शायद उतना पोटेंशियल अपसाइड नहीं बाकी। मे बी 40 to 60 रुपीज़ शायद और भी इसमें जगह हो, but it's really getting closer to its intrinsic value. अगर आप स्पेशली डेफिनेटली आपने बात करी रिगार्डिंग फौजी फर्टिलाइज़र, अगर आप बाकी स्टॉक्स की बात देखें जैसे फातना फर्टिलाइज़र है और बाकी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में स्टॉक्स हैं, सो अमंगस्ट योर फर्टिलाइज़र यूनिवर्स आपका टॉप पिक क्या होगा इस सेक्टर में? देखिए कीप ऑन चेंजिंग। अब तक तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ही क्लियर विनर रहा है हमेशा। एक तो उसको गैस का एडवांटेज रहा है, एक है कंपेयर टू अदर कंपनीज़ कि इसकी गैस की कॉस्ट कम है। दूसरा इसकी जो आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ FFBL अब जब हम देख रहे हैं इसका क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर और प्रेजेंस वो भी ज़्यादा है, ज़ाहिर है। उन सब चीज़ों पर शरिया का जो एंगल था उस वजह से FFC की तरफ एक रुझान जैसे मैंने कहा रहा है। अब जो टॉपिक अगर हम देखें नंबर्स के ऊपर, एंग्रो फर्टिलाइज़र की यील्ड हमें 11 से 12% की नज़र आ रही है और FFC की यील्ड 8% की नज़र आ रही है। तो इस टाइम के ऊपर ऐसा लगता है कि मे बी एंग्रो फर्टिलाइज़र को कुछ ज़्यादा जो है इग्नोर किया गया है और उसमें शायद कुछ एक मूव बनती है जहाँ एंग्रो फर्टिलाइज़र को हम समझते हैं कि उसमें थोड़ी अपसाइड बाकी है। अच्छा वकास, इस हफ्ते हमने देखा आपने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड पे, GAL पे, और आपने अपनी अर्निंग्स को अपवर्ड रिवाइज़ किया है, तो इसके रीज़न ज़रा बताइए। देखिए उसमें जो इसका 4x4 पिकअप ट्रक लॉन्च हुआ था हमने देखा उसमें बहुत इंटरेस्ट रहा है कस्टमर्स का, उसकी सेल्स बहुत बेहतर रही हैं। इसके अलावा साथ ही उन्होंने फिर एक और उसके जो जैक T9 हंटर की मैं बात करूँ पहले लॉन्च हुआ, फिर जैक ने अपना फ्रिजन एक वेरिएंट भी लॉन्च किया, उसका भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है और उसमें करीबन 1000 यूनिट्स की बुकिंग हो चुकी हैं। सो रीज़न फॉर अपर रिविजन उसके अंदर अगर हम देखें जैक T9 फ्रिजन की 1000 यूनिट्स, ये इजाफी एक चीज़ है। जो छोटे ट्रक्स हैं उनकी सेल्स में 4 माह के अगर हम नंबर्स देखें उसमें 70% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है। इसकी जो सब्सिडरी है डोंगफेंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर भी अगर हम देखें तो एक बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। वो नंबर्स नहीं आते हमारे पास पामा पे, बट द काइंड ऑफ जो कंट्रीब्यूशन जो हम फाइनेंशियल्स में देख रहे हैं उससे यही तासर मिल रहा है कि उसमें भी सेल्स बेहतर हो रही है। आगे जाते हुए रिकोडेक का एक ट्रिगर है जो बड़ा अहम है फॉर द होल गंधारा ग्रुप, उसमें भी जो है हम मज़ीद कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ देख रहे हैं आगे जाते हुए।
फिर इसकी जो एसोसिएट है गंधारा इंडस्ट्रीज़, उसकी जानिब से भी हमें लगता है करीबन 6 अरब रुपए का इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन आएगा। 18% इसके अंदर शेयर है GAL का। ऑल ऑफ दीज रीजंस कंबाइंड हमारा ख्याल है कि एक अपवर्ड रिविजन बनती थी, जिसकी वजह से हमने अपनी अर्निंग्स एस्टिमेट फॉर दिस ईयर 96 से बढ़ा के 109 रुपये कर दिया। अच्छा, आखिरी सवाल वकास वो ये कि हम देख रहे हैं कि अब कैलेंडर ईयर एंड हो रहा है और एंड पे और फिर नए साल के शुरू में स्ट्रैटेजी रिपोर्ट्स आती हैं, तो आई एम श्योर कि आपने भी उस पर काम करना शुरू कर दिया होगा। थोड़ा सा मैं ये भी समझता हूँ कि आप अभी ज़्यादा उस पर एलैबोरेट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट ईयर का आउटलुक, बिकॉज वी हैव सीन द इंडेक्स टचिंग 170,000 और कंसोलिडेशन फेज में है, तो अगर आप ब्रीफली बता सकें कि नेक्स्ट ईयर आप क्या देख रहे हैं मार्केट? मार्केट के अंदर पोटेंशियल बिल्कुल मौजूद है। बहुत से सेक्टर्स अभी भी हमें लगता है उसमें पोटेंशियल है। जैसे सिक्लिकल सेक्टर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं किया उन्होंने जो हमें तासुर था शायद जब इंटरेस्ट रेट्स इस तेज़ी से गिरे, तो हमारा ख्याल था कि सिक्लिकल सेक्टर्स से बहुत परफॉर्मेंस आएगी, बट वो उस तरह नहीं लाइमलाइट में रहे। उसमें ख़ास तौर पे अगर हम जिक्र करें तो सीमेंट के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। स्टील जो है उस तरह बिल्कुल ओझल रहा है नज़रों से, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया है, तो आगे जाते हुए हमें नज़र आता है कि अगले साल स्टील भी एक रेलेवेंट सेक्टर होगा। ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम इंटरेस्ट डेवलप होता देख रहे हैं, बट देयर इज़ स्टिल स्पेस। यू वी जस्ट डिस्कस्ड वन ऑफ दीज पॉपुलर कंपनीज़, और बाकी कंपनीज़ भी बहुत बेहतर कर रही हैं, जिसमें साजगार भी एक कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ अगले साल आ रहा है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी हमें लगता है कि पोटेंशियल मौजूद है। सो जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनमें पोटेंशियल मौजूद है। और ये ओवरऑल अगर ये कंपनीज़ बेहतर परफॉर्म करेंगी, इनकी अर्निंग्स ग्रोथ आएंगी और इनके डिविडेंड ट्रेजेक्टरी जो है वो इंटैक्ट रहेगी, तो वही कंट्रीब्यूट करेगा हमारे ओवरऑल इंडेक्स की परफॉर्मेंस में भी। तो ओवरऑल इंडेक्स के ऑब्वियसली हम जैसे हमने जिक्र किया कि हम नंबर्स में तो स्पेसिफिकली अभी नहीं जाएंगे कि इंडेक्स कहाँ है, अगले साल के एंड पे हमें कहाँ नज़र आ रहा है, बट यकीनन उसके अंदर हमें 25 से 35% की ग्रोथ का पोटेंशियल तो नज़र आता ही है, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ ऑल दीज लिस्टेड कंपनीज़। डिविडेंड यील्ड जो हम अगर समझें 7% के करीब होती है ऑन एवरेज, और साथ ही कुछ जो मार्केट नीचे आई है तो एक री रेटिंग का भी एलिमेंट होगा, तो PE भी अगर एडजस्ट होता है तो वहाँ से भी हमें लगता है कंट्रीब्यूशन आएगी और इंडेक्स इन लेवल से ऊपर बिल्कुल होगा इन द नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। ओके वकास, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अब नज़र डालते हैं अगले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे। मंडे को रिकम्पोज KMI30 इंडेक्स विल बी इम्प्लीमेंटेड, और ये जैसे मैंने शुरू मेंशन भी किया था कि FFC भी इसमें शामिल है, तो आपसे दूसरे भी जो शेयर्स हैं जो इनकमिंग हैं और आउटगोइंग हैं उसकी लिस्ट शेयर कर लेते हैं। इनकमिंग स्टॉक्स में सुई सदर्न गैस कंपनी शामिल है, फॉजी फर्टिलाइजर कंपनी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, नेशनल रिफाइनरी, एयरलिंक, सिटी फार्मा और सिनर्जी। और जो आउटगोइंग कंपनीज़ हैं वो उसमें ऑक्टोपस, पायनियर सीमेंट, होंडा एटलस कार्स, नेटसॉल टेक्नोलॉजीज़, फैसल बैंक, एवेंसियन और दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी शामिल हैं। वेंसडे को टी बिल्स का ऑक्शन है और सेम डे हीनो पाकिस्तान की बोर्ड मीटिंग है फॉर सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स। थर्सडे को फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा। फ्राइडे को एक्साइड पाकिस्तान के सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है, और ऑफ कोर्स एज यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कैंडल टॉक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL, और अब वक्त हुआ है कैंडल टॉक का। कैंडल टॉक में आज भी हमको शर्जील अहमद ज्वाइन कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा फॉर हैविंग मी। अच्छा शर्जील, ये 1,63,800 का लेवल जो है ना, ये मार्केट के लिए बहुत ही भारी साबित हो रहा है। हमने इससे पहले भी देखा था कई दफ़ा मार्केट यहाँ से वापस गई है नीचे की तरफ, और इस हफ्ते भी कोई ऑफ कोर्स नई चीज़ नहीं हुई, वही हुआ 1,63,800 का हाई बना,
जो लास्ट सेशन था फ्राइडे को, उस दिन भी हम देखा मार्केट 163, 350 तक ट्रेड हुई और उसके बाद 161, 800 का लो बना वहाँ से और फिर थोड़ी सी रिकवर होकर 162 से ऊपर क्लोजिंग हुई है। सो ये 163, 800 कैसे ब्रीच होगा, और अगर ये ब्रीच होता है ऑन क्लोजिंग बेसिस तो फिर मार्केट कहाँ जाएगी? बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर हम इस वीक की ओवरऑल एक्टिविटी को देखें तो हमने इस वीक मार्केट में ये देखा कि लास्ट वीक हमने ये डिस्कस करा था कि मार्केट अपने एक ओवरऑल वेज में के ऊपर ट्रेड कर रही थी, जिसको रीटेस्ट करा था मार्केट ने लास्ट वीक, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मार्केट ने इस वेज को रिस्पेक्ट देते हुए इसके ऊपर क्लोज करा। वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि वीकली क्लोजिंग मार्केट की अच्छी थी तो मोमेंटम इस हफ्ते बेहतर रहेगा, और वो हमने देखा भी। मार्केट ने ऑलमोस्ट रेंज बाउंड एक्टिविटी के साथ क्लोज करे इस हफ्ते को विद एन अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 167 पॉइंट्स। अब अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है शुजा। आई थिंक 163,800, 164,000 ऑलमोस्ट, ये हमने लास्ट वीक लेवल भी शेयर करा था कि ये मार्केट की जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस रहेगी, और मार्केट ने ऑलमोस्ट, अब हम देख रहे हैं कि फॉर द सेकंड टाइम इस पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करा है, बट ब्रीच नहीं कर पाई। कल का जो हाई था वो ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के करीब का था, और फिर आज हमने मार्केट में देखा कि मार्केट ने उस लेवल को टेस्ट करने के बाद जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में हमने जो है वो विटनेस करी है। तो गोइंग फॉरवर्ड व्यू मार्केट में यही रहेगा कि 163,800 टू बी प्रिसाइज इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं विद गुड वॉल्यूम्स तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट अपनी स्ट्रेटजी को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स इनिशियली 165,500, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है मार्केट की। अगर आप टॉप्स को कनेक्ट करें तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, उसको टेस्ट कर सकती है, और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं इवेंचुअली तो फिर हम फर्दर एग्रेशन देख सकते हैं मार्केट में, जहाँ पे ऑलमोस्ट 170,000 के लेवल्स जो कि मार्केट के प्रीवियस हाइज हैं वो भी हमें अप्रोच होते हुए नजर आ सकते हैं पोटेंशियली। अब ये जो हमारा तेजी का व्यू है ये तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक मार्केट 159,000 के लेवल्स को रिस्पेक्ट देती रहेगी, जो कि पर्पल ट्रेंड लाइन से हमने शो भी करा हुआ है। इन केस इफ देयर इज एनी डाउनसाइड इन द मार्केट तो हम ये देखेंगे कि इट वुड बी लिमिटेड टू 159,000, जो कि मार्केट का अगेन हम वीकलीज पे देख रहे थे कि राइजिंग वेज का रीटेस्ट लेवल है। तो एनी डाउनसाइड वुड बी लिमिटेड टिल दिस लेवल। हम यहाँ पे इस लेवल के नीचे जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं। टुवर्ड्स द अपसाइड 164,000 वुड रिमेन एज आवर इनिशियल रेजिस्टेंस फॉलोड बाय 165,500। अच्छा शर्जील, ये बताइए कि ऑन द डाउन साइड क्या मार्केट ने जो अभी एक रीसेंट रैली की है कोई गैप रह गया है जो इसने फिल करना है, और वो गैप कहाँ तक है? मार्केट की जो रीसेंट रैली रही है इसमें हमने देखा है कि मार्केट काफ़ी परफेक्टली मार्केट ने जो है वो अपनी इस रैली को जो है वो काफ़ी परफेक्टली वो करा है। इनिशियली हम देख रहे थे कि मार्केट में गैप्स की फॉर्मेशंस थी डेली बेसिस के ऊपर, बट मार्केट उनको जो है वो कंप्लीट करती हुई आई है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 14 नवंबर को मार्केट गैप अप खुली थी, बट ड्यूरिंग द डे इसने गैप को फिल करा। फिर हमने देखा था कि 17 नवंबर को भी मार्केट गैप अप खुली थी, बट इसने ओवरऑल सेशन को नेगेटिव क्लोज करा, फिलिंग द गैप अगेन, और फिर मल्टीपल टाइम्स हमने यही एक्टिविटी विटनेस करी है कि मार्केट अपने गैप्स को फिल करती हुई आई है। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देयर इज नो गैप जो मार्केट में जो है वो एक शॉर्ट टर्म कंसर्न, ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव पॉइंट रह सकता है। लेट्स मूव ऑन टू GCIL। इस हफ्ते काफ़ी इंटरेस्ट हमको नज़र आया, प्राइस ने रैली भी किया, कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई, फंडामेंटल साइड पे भी कुछ ऑफ कोर्स इसमें हमको खबरें नज़र आई हैं। तो ज़रा अब ज़ाहिर में इंटरेस्ट बढ़ गया है इन्वेस्टर्स का बिकॉज ऑफ द मूवमेंट जो स्टॉक प्राइस में नजर आई इस हफ्ते। तो अब इसके चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं? बिकॉज हमने देखा कि थर्सडे को अपर लॉक लगा, फिर फ्राइडे जब मार्केट खुली तो इसमें हमने थोड़ी सी अपसाइड और देखी, 3950 70 तक शायद काम हुआ, लेकिन फिर काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग भी आई और 35 रुपीज़ तक आ गया। तो इसके चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं? बिल्कुल, जो वीक की शुरुआत थी वो काफ़ी पॉजिटिव नोट पे थी। इनफैक्ट हमने ये देखा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक इसने अच्छी रैली शो करी, और थर्सडे को इसने अपर कैप भी जो है वो हमने इसमें अपर कैप भी लगता हुआ देखा। अब इसमें जो ओवरऑल एक्टिविटी हुई है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेज इसने जो है वो एक पिकअप लिया था। ऑल्दो हमें यहाँ पे पेनिट्रेशन नजर आई थी, इसने कुछ सेशंस जो है वो इस वेज के नीचे भी गुजारे थे, बट इवेंचुअली व्हेन इट क्लोज बैक इनसाइड ऑफ दिस वेज अगेन तो फिर हमने जो है वो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखा। अब इसमें इंटरेस्टिंगली लास्ट वीक जो है वो बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन भी थी, और जिसका ब्रेकआउट था नियर 35 के लेवल्स। वंस वो ब्रेकआउट हमें देखने में नजर आया उसके बाद हमने एग्रेसिव इंटरेस्ट इसमें देखा, और थर्सडे को जो है वो इसमें कैप भी लगा। अब जो इसके अहम लेवल से काफ़ी वो थे इस वेज के टॉप के करीब। हम देख रहे हैं कि GCIL हैज़ बिन रिस्पेक्टिंग दिस वेज सिंस सितंबर लास्ट ईयर। इस वेज का जो टॉप था दैट वाज अराउंड 40, और एग्जैक्टली 40 के लेवल्स के करीब ही हमने जो है वो आज का हाई लगता हुआ देखा, और वहाँ से हमने एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखी। GCIL क्लोज्ड विद डाउनसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 8.37% एट 35.24। तो अब व्यू ये है कि एक तो बहुत इनिशियल सपोर्ट इज गोइंग टू बी अराउंड
35 के लेवल्स, जो कि इसका ओवरऑल जो बुलिश ब्लैक पैटर्न है उसका रीटेस्ट लेवल है। अगर ये सस्टेन नहीं हो पाता तो हम देखेंगे कि ये अपनी डाउनसाइड को कंटिन्यू करेगा और 33 की वेज की सपोर्ट को जो है वो अप्रोच करेगा, जो कि which can be another accumulation level for GCIL. Towards the upside, however, any upside would be limited till the top of this wedge, जो कि 40 के लेवल्स के करीब है। और अगर ये 40 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग दिखा देता है तो फिर इसके नए लेवल्स क्या होंगे? 40 से ऊपर अगर क्लोजिंग दिखा देता है तो उस सूरत में एग्रेसिव टारगेट्स इसके या थियोरेटिकल टारगेट्स इसके जो बनते हैं वो बनते हैं, अगर हम इस ओवरऑल वेज के ब्रेकआउट के टारगेट्स निकालें तो दे विल बी अराउंड थियोरेटिकली 46.7 के लेवल्स। ओके शर्जील, नेक्स्ट स्टॉक अगर हम फातिमा फर्टिलाइज़र देख लें, बिकॉज फ्राइडे हमने देखा इसमें अच्छी रैली हुई, तो इसके क्या फातिमा में कोई ब्रेकआउट हमको नज़र आया है? फातिमा में हमने काफ़ी बेहतर एक्शन होता हुआ देखा है और इसने आज भी जो है वो बेहतर वॉल्यूम्स के साथ जो है वो क्लोज करा नियर 137.7 के लेवल्स। अब अगर हम इसमें देखें तो रिसेंटली सिंस इट मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 155.14 ऑन 2 अक्टूबर, उसके बाद से हमने इसमें कंसोलिडेशन देखी है, करेक्शन देखी है, जहाँ पे ये ABC में नीचे आया और इसने अपने जो इसका जो ए का लो था दैट वाज एट 128.11, उसको ब्रेक करके एक नया लो बनाया। उसके बाद से हमने देखा कि इसके अंदर कंसोलिडेशन या रिकवरी रही है, जहाँ पे ये अपने ओवरऑल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब आज का जो इसका हाई था दैट वाज अराउंड 140.25, जिसमें इसने अपने ट्रायंगल के टॉप को अप्रोच करा है और वहाँ पे हमने ऑब्वियसली इंट्राडे में थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग होती हुई देखी और इसने क्लोज करा नियर 137.7। अब गोइंग फॉरवर्ड जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा या जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो 140.5 के करीब रहेगा। तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स कैन लुक एट दिस लेवल फॉर पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ये 140.5 के लेवल्स को विद गुड वॉल्यूम्स ब्रेक करता है तो फिर हम देखेंगे कि इसमें अच्छी अपसाइड बन सकती है, जहाँ पे इनिशियल टारगेट्स इसके होंगे 150 के लेवल्स के करीब, फॉलोड बाय 160.5 के लेवल्स के करीब। टुवर्ड्स डाउनसाइड हाउएवर अगर कोई भी इसमें डाउनसाइड आती है तो दूसरे जो बाय ऑन डिप्स वाले ट्रेडर्स होते हैं वो इसको नियर सपोर्ट टारगेट कर सकते हैं। सपोर्ट इज गोइंग टू बी अराउंड 128। नाउ लास्ट स्टॉक चेक कर लेते हैं, वो है सिस्टम्स लिमिटेड। ना सिस्टम्स हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट हो रहे हैं अराउंड द करंट लेवल्स 145, 146, 147 के आसपास। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है? बिल्कुल, सिस्टम्स इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो पिछले कुछ सेशंस में इसने करेक्ट करा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ऑलमोस्ट 169, 170 के लेवल्स। वीकलीज पे अगर आप इसको देखें या 2 वीक्स पे देखें तो इसका ओवरऑल एक राइजिंग वेज पैटर्न था मल्टी ईयर, जिसको ये रिटेस्ट कर रहा है नियर 145, 146 के लेवल्स। अगर हम इसको जूम इन करें तो 145, 146 के लेवल्स के करीब इसने इस पर्टिकुलर वेज को जो है वो रिटेस्ट करा है और अब डेलीज के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। तो इसमें स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है नियर दिस रिटेस्ट लेवल ऑफ 145, 146। टुवर्ड्स द अपसाइड हाउएवर इसके जो टारगेट्स होंगे दे विल बी अराउंड 156.5, जो कि इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस भी है। 156.5 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं विद गुड वॉल्यूम्स तो हम इस रैली में जो है वो एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टारगेट लेवल्स ऑफ 165। ओके शर्जील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब वक्त हुआ है एक्सपर्ट्स टेक का। सो शहबाज, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट वीक के लिए? आई थिंक नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि मार्केट विल कंसोलिडेट दीस लेवल्स। आई थिंक बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ट्रिगर्स। मतलब आई थिंक एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो नेक्स्ट वीक हो सकता है, जो लोग इन्वेस्टर एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, कि जो डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स है पर्टेनिंग टू पावर सेक्टर रेजोल्यूशन, अगर वो हो जाती है सो आई थिंक कि फिर जो आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो लाइमलाइट में रह सकता है। यस, आई एग्री शहबाज। आई थिंक एक तो जो नेक्स्ट वीक फ्यूचर्स रोल ओवर है उसका कुछ प्रेशर आता है, बट हमने देखा है कि इस हफ्ते एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो गया है और कुछ इंडेक्स हैवी वेट्स में भी हमको इंटरेस्ट नजर आना शुरू हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो डिस्पाइट दी आई थिंक इनिशियल प्रेशर, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हमको कुछ ऐसे सेक्टर्स में जो इस हफ्ते नहीं चले, लाइक सीमेंट सेक्टर में सिवाय पायनियर सीमेंट के हमको कोई ख़ास मूवमेंट नज़र नहीं आई है, वहाँ पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। और अगर ये पायनियर सीमेंट की लोग इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि डील किस प्राइस पे होती है और फिर ऑफ कोर्स अटक सीमेंट की जो एक्विजिशन है वो कब कंप्लीट होती है, दैट कुड री रेट द सेक्टर, बट ऑफ कोर्स उसके लिए ये डील्स और उसकी डिटेल्स आना ज़रूरी होंगी। इसके अलावा इस हफ्ते में देखा कि ऑटो सेक्टर भी नहीं चला है, वहाँ भी हमने जैसे अभी डिस्कस भी किया है कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, तो वी माइट सी कि वो सेक्टर्स जो इस हफ्ते ज़्यादा नहीं चले वहाँ पे कुछ अगर प्राइसेस और नीचे आती हैं तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट आ जाए। तो अगेन यही फोकस रखना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी चीज़ें, बट आई थिंक स्टॉक्स आइडेंटिफाई रखें और अगर प्राइस नीचे आती है तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन जारी रखें।
और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।